हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एस आर शेवदा। जोग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जीके बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे जोग्राफी को लेकर, जिसमें हमने राजस्थान जोग्राफी के कुछ पार्ट को हमने कंप्लीट भी किया है। जोग्राफी की सामान्य जानकारी भी हमने कर ली। अब हम राजस्थान जोग्राफी का जो प्रथम पार्ट आता है भौतिक भूगोल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो राजस्थान जोग्राफी को लेकर जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो सब ऑल कंपटीशन के लिए मान्य है। रिट हो चाहे एस आई हो, कोई भी वैकेंसी हो, किसी में कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर जुड़ा हुआ है। जोग्राफी के एक आधा टॉपिक की हम बात नहीं करें तो लगभग सभी टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान जोग्राफी को लेकर हमारी बात हो रही थी। हम राजस्थान जोग्राफी के जो प्रथम पार्ट है भौतिक प्रदेश, उसकी बात करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ सामान्य जानकारी भी करेंगे। मध्यजीव महाकल्प प्रारंभ में मध्यजीव महाकल्प के प्रारंभ तक सभी महाद्वीप एक विशाल खंड के रूप में इकट्ठे थे। कब थे? 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व में थे। इस विशाल भूखंड का नाम क्या था? पेंजिया था। राजस्थान गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पेंजिया से अलग हुआ इसका दक्षिणी भाग, जिसमें वर्तमान भूखंड प्रायद्वीपीय भारत है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका शामिल है। हम बात करते हैं अंगारलैंड की, तो अंगारलैंड में जैसे यूरेशिया आ जाता है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है, ये देश आते हैं अंगारलैंड में। हमने इनकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि इस पेंजिया के खंड कैसे हुए थे, इनके बीच में कौन सा महासागर बना था, इनकी चर्चा पहले हो गई है। वेगनर महोदय है तो इन्होंने बताया था कि पेंजिया का विस्थापन उत्तर की ओर हुआ है। पेंजिया का विस्थापन इन्होंने उत्तर की ओर बताया और पश्चिम की ओर खिसकता हुआ बताया है। बताया कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो पेंजिया है, जैसे ये पेंजिया मान लीजिए, तो ये पहले पेंजिया अभी जो वर्तमान में साउथ अफ्रीका है वहाँ पर था। पृथ्वी की घूर्णन गति और सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये खंड क्या है? उत्तर की ओर विस्थापित हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो इससे हैं कुछ इनके जो, जैसे हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, पश्चिम की ओर गए हैं। लेकिन इन सभी मतों की आलोचना भी हुई है। बात करते हैं वेगनर के सिद्धांत की, तो वेगनर के सिद्धांत की आलोचना ये हुई है कि अगर सूर्य और चंद्रमा में इतना गुरुत्वाकर्षण बल है या इतना आकर्षण बल है जिससे कि ये पृथ्वी के स्थल खंडों को पश्चिम की ओर विस्थापित कर सकते हैं, तो अगर इतना इनमें आकर्षण बल है तो पृथ्वी की घूर्णन गति कुछ ही सेकंडों में रुक सकती है। ये इस वेगनर महोदय का जो सिद्धांत दिया हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसकी आलोचना की गई है। आगे हम बात करते हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण ये प्लेटें अपने से अधिक बड़ी, जैसे यूरेशियन प्लेट से टकराई। इन प्लेटों के टकराने के कारण दोनों प्लेटों के बीच में स्थित 33 सागर भूसन्नति में अवसाद चट्टान विलित होकर अरावली, हिमालय और पश्चिमी एशिया की पूर्व श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए। यानी कि हमेशा पर्वतों का निर्माण वहीं होता है जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराती है, जहाँ पे भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है और यहाँ पर मान लीजिए ये कोई प्लेट है, तो ये प्लेट क्या करेगी? अगर ये मान लो ये हल्की है और ये भारी प्लेट है, अगर ये भारी प्लेट अगर इस हल्की से टकराएगी तो भारी प्लेट जो है हल्की के नीचे धंस जाएगी और जो ये हल्की प्लेट है ये ऊपर उड़ जाएगी। ऊपर उठने से क्या होता है? यहाँ पे किसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। अगर दोनों प्लेटें अगर विपरीत दिशा में गति करती है तो यहाँ पे एक खाई का निर्माण होता है। तो पर्वतों का जो निर्माण होता है वो दो प्लेटें आपस में टकराने से, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे विस्थापित होने से पर्वतों का निर्माण होता है। बात करते हैं 33 सागर का कैसे निर्माण हुआ था। जब पेंजिया दो भागों में स्थल खंडों में विभक्त हो गया था, अंगारलैंड और गोंडवानलैंड, ये 33 सागर में यहाँ पे जल भरा हुआ था। फिर क्या हुआ
कि जो नदियां हैं उनके द्वारा यहाँ पे लाके अवसाद डाली गई तैतीस सागर के अंदर। फिर क्या हुआ, इन दोनों प्लेटों में यूरेशिया प्लेट और यहाँ पे हम इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी इसे बोल सकते हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य टक्कर हुई। इनके टक्कर होने से यहाँ पे हिमालय पर्वत बना और साथ ही अरावली पर्वतमाला बनी। लेकिन जो अरावली पर्वतमाला है वो हिमालय से भी पुरानी है। इन पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ आपस में प्लेटें टकराने से। अगर जहाँ पे प्लेटें टकराएगी वहाँ पे क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। जहाँ एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेगी वहाँ पे समुद्री खाई का निर्माण होता है। इसकी विस्तार से जानकारी हम जब इन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसकी विस्तार से जानकारी और प्राप्त करेंगे। इनके टकराने से इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर भूसन्नति में अवसाद चट्टान वलित होकर अरावली हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गई। इस प्रकार अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल है। यानी कि राजस्थान का ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम भौगोलिक अंचल कौन सा है, भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, तो हम किसका नाम लेंगे, अरावली का। क्योंकि अरावली जो है राजस्थान के सभी भौगोलिक प्रदेशों में सबसे क्या है, पुराना है। फिर बात करते हैं हम तैतीस सागर हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक विशाल द्रोणी उत्पन्न हुई। समय के साथ साथ बेसिनों के उत्तर में पर्वतों एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद एवं निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गए। एक विशाल समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखने की बात यह है कि जहाँ पर भी जो प्लेटें टकराती है, जहाँ पर दो प्लेटें टकराती, अगर वहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो रहा है तो एक साइड में खाई का निर्माण होगा। कैसे होगा, अगर मान लीजिए कि ये भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट है। अगर ये हल्की प्लेट है तो ये जब भारी प्लेट इसके नीचे धंसेगी तो ये हिस्सा क्या इसका ऊपर उठेगा। अगर ये ऊपर उठेगा तो ये हिस्सा क्या इसका नीचे धंसेगा ना। तो यहाँ पे होगी खाई का निर्माण और यहाँ पे किसका होगा, पर्वतों का निर्माण। यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होने से क्या है, जैसे भारत का जो प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है भी वो मैदानी प्रदेश जो है वह हिमालय की तलहटी में है। क्यों कहे तलहटी में, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है अपनी भारत की, वो प्लेट क्या है, भारी है। तो ये जो यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरोप जो रूस का क्षेत्र आता है, चीन आता है, ये इसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। तो ये प्लेट हल्की है। तो इस प्लेट के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धंसने से क्या हुआ, यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। हिमालय पर्वत का निर्माण होने के साथ ही जब ये नीचे धंसी प्लेट तो यहाँ पे खाई का निर्माण हो गया। अब इस खाई में क्या हुआ कि हिमालय से आने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियों द्वारा यहाँ पे अवसाद भर दिए गए। यहाँ पे अवसाद भरने से यहाँ पे जो अवसाद भरा गया था, मान लीजिए ये प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पे तो मान लीजिए पर्वतों का निर्माण हो गया और यहाँ पे बन गई ये खाई। अब इसको समतल करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय से नदियाँ जो बहकर आई उनके द्वारा कंकड़ पत्थर जो अवसाद लाए गए, उन अवसादों द्वारा इस क्षेत्र को भर दिया गया। जैसे वर्तमान में हम भारत का जो उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे गंगा नदी का बेसिन है, वो क्षेत्र हम मानते हैं जहाँ पे क्या हुआ, अवसादों से भर जाने से वहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र बन गया जो भारत का मैदानी प्रदेश है। ये हुई हमारी हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत के बारे में बात। यहाँ पे हमारे सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो ये निकल के आया है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में सबसे जो पुराना अंचल है वो कौन सा है, अरावली पर्वतमाला वाला है। करते हैं राजस्थान के भौतिक विभागों की बात कि राजस्थान के जो भौतिक विभाग है वो कौन कौन से हैं और किसके द्वारा दिए गए हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने, सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था, वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया। वी.सी. मिश्रा ने किया था, उनकी पुस्तक कौन सी थी, राजस्थान का भूगोल। उसमें राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया था, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में किया। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। इसी प्रकार प्रोफेसर राम लोचन सिंह ने 1971 में
इसी प्रकार प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में भारत का प्रादेशिकरण करते हुए राजस्थान को 2 वर्त प्रदेशों में, राजस्थान को कितने प्रदेशों में, 2 वर्त प्रदेशों में यथा राजस्थान और राजस्थान पठार में विभक्त कर इनके 4 उपखंड या 4 प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभक्त किया, और 12 लघु प्रदेशों में विभक्त कर इसका विवरण प्रस्तुत किया। किसने किया था? 1971 के अंदर प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। सबसे प्रथम वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में, भूगोल का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया था। फिर बात आती है रामलोचन की। उन्होंने 1971 में भारत का प्रादेशिकरण करते हुए राजस्थान को 2 वृत्त प्रदेशों में, राजस्थान और राजस्थान पठार में विभक्त किया और इसके 4 उप प्रदेश बनाए और 12 लघु प्रदेशों में विभक्त कर इसका विवरण प्रस्तुत किया। किसने किया? रामलोचन ने। एक अन्य विभाजन प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक में 1994 में प्रस्तुत किया। उन्हें प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वित कर राजस्थान के प्रमुख गौण, तटीय और सूक्ष्म प्रदेशों का निर्धारण किया। किसने किया? तिवारी और सक्सेना ने 1994 में पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। उन्होंने प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वय कर राजस्थान के प्रमुख गौण, तटीय और सूक्ष्म प्रदेशों का क्या किया? निर्धारण किया। बात करते हैं राजस्थान के भूआकृतिक स्वरूप बहुत ही प्राचीन है। यानी जो राजस्थान का जो भूआकृतिक स्वरूप जिसे हम अभी 4 भागों में पढ़ रहे हैं, वो क्या बहुत ही प्राचीन है और लंबे समय का अपरदन एवं निक्षेपण क्रियाओं से बने हुए हैं। जो राजस्थान का जो स्वरूप है, जो भूआकृतिक जो स्वरूप अभी हम जिसे 4 भागों में पढ़ते हैं, वो बहुत ही प्राचीन है और लंबे समय का अपरदन व निक्षेपण प्रक्रियाओं से बने हुए हैं। राज्य में वर्तमान में भूआकृतिक स्वरूप शैल समूह और संरचना से अधिक प्रभावित है। यानी जो वर्तमान में राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, वो भूआकृतिक स्वरूप जो है शैल समूह यानी अलग अलग चट्टानों के मिश्रण से और उनकी संरचना कैसी उनसे क्या अधिक प्रभावित है। फिर देखते हैं राजस्थान में विद्यमान अरावली पर्वत प्राचीन गोंडवाना का ही एक भाग है। यानी कि जो प्राचीन जो भाग था गोंडवाना उसी का भाग कौन है? अरावली पर्वतमाला है। जबकि पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है और पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के अंग माने जाते हैं। अब गोंडवाना का जो अवशेष है वो तुम किसे मानते हैं? अरावली को। और जो पश्चिम का जो थार का मरुस्थल है और पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसके अंग माने जाते हैं? 33 सागर के अंग माने जाते हैं। बात करते हैं राज्य में विद्यमान उच्चावच रिलीफ के 4 संरचनात्मक स्वरूप हैं। यानी कि राज्य में विद्यमान उच्चावचों के 4 संरचनात्मक स्वरूप है जिन्हें भूआकृतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसे हम भूआकृतिक प्रदेश के रूप में जानते हैं। क्या है? राज्य में विद्यमान उच्चावच जिसमें 4 स्वरूप हैं, 4 संरचनात्मक स्वरूप है। वो कौन कौन से उनकी चर्चा करते हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो कौन सा हो गया? अपना पश्चिमी क्षेत्र वाला। 2 नंबर पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 नंबर पे आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और 4 नंबर पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। ये हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको मैप के आधार पर देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो लगभग 61% भाग घेरता है। फिर बात करते हैं हम अरावली की, फिर बात करते हैं मैदानी प्रदेश की और फिर बात करते हैं हम हाड़ौती प्रदेश की। ये 4 क्षेत्र कौन से हो गए? भौतिक स्वरूप के राजस्थान के, जिसमें सबसे बड़ा आता है अपने मरुस्थलीय प्रदेश। इनको हम सारणी के रूप में भी नीचे देखेंगे। ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। पहला देख लेते हैं हम भौतिक प्रदेश और उसमें जनसंख्या कितनी निवास कर रही है। पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें जो भूभाग क्षेत्र है वो है 61% और जनसंख्या कितनी है? 40%।
पहला भौतिक प्रदेश पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61% भूभाग रखता है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं 2 नंबर अरावली की। अरावली का भूभाग का क्षेत्रफल रखती है 9% और जनसंख्या निवास करती है 7%। तीसरी बात करते हैं हम पूर्वी मैदानों की, जिसमें 23% भूभाग रखता है और 40% जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं चौथे क्षेत्र की, तो वो आता है हाड़ौती प्रदेश, जो 7% क्षेत्र रखता है और 13% जनसंख्या निवास करती है। मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपने जो भौतिक प्रदेश का जो भूभाग है और जनसंख्या का जो हमने अभी विवरण देखा है, इस विवरण की हम थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि जो हमने देखा है कि कहीं पर ये अरावली पर्वतमाला है जो 9% रखती है और यहाँ पर जनसंख्या 7% रखती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% है, 40% जनसंख्या रखता है। और बात करते हैं पूर्वी मैदानों की, 23% भूभाग है, 40% जनसंख्या निवास करती है। और हाड़ौती प्रदेश की बात करें 7% और 13% जनसंख्या निवास करती है। इनकी चर्चा करें, ये जो प्रतिशत में है हर गाइड में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे हम नीचे इस मैटर की भी चर्चा करेंगे, हमें वहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तव में ये है कि इनका कैलकुलेशन 100 होना चाहिए। आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसमें कन्फ्यूज़ करने वाला अरावली प्रदेश और आपको ये हाड़ौती प्रदेश, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें जो प्रतिशत है भूभाग वाला वो हर गाइड में अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं पर जैसे अरावली पर्वतमाला में कई गाइडों में यहाँ पे 9% भूभाग पे 11% जनसंख्या मिल रही है, कहीं में 6 मिल रही है, कहीं में जो हाड़ौती का प्रदेश है वो 6% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है वो यहाँ पे 11% देखने को मिल रहा है। तो यानी हर गाइड में अलग अलग है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो सभी अलग अलग लगभग में है। तो मरुस्थलीय प्रदेश 61% भूभाग में 40% जनसंख्या, अरावली पर्वत प्रदेश में 7% भूभाग 9% भूभाग पर 7% जनसंख्या। बात करते हैं पूर्वी मैदानों की, तो 23% भाग पर 40% जनसंख्या और हाड़ौती प्रदेश में 7% भाग पर 13% जनसंख्या। बात करते हैं जैसे कि 40 तो थी मरुस्थलीय प्रदेश में, बात करते हैं 7 थी अरावली में, 40 थी हमारे मैदानी क्षेत्र में और हाड़ौती में थी 13। इनकी कुल टोटलिंग करने में हमारे पास हो जाएगा 100। बात करते हैं भौतिक प्रदेश की भूभाग की, तो 61% आता है मरुस्थलीय प्रदेश, 9% आती है हमारे अरावली, 23% आ जाता है हमारा मैदानी क्षेत्र और 7% हमारा आ जाता है हाड़ौती प्रदेश। तो इसका हम टोटलिंग करें तो हमारे पास 100 आएगा। यानी इनकी जो कैलकुलेशन है वो लगभग 100 आनी चाहिए, लेकिन हर गाइड में हमारे को अलग अलग देखने को मिलता है। इस राजस्थान की मैप की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो ये क्षेत्र है अरावली की जो पश्चिम वाला, वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके भी अलग अलग उपखंड किए गए हैं। कैसे? जो यहाँ पे ये हमारे को लाइन दिख रही है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का निर्धारण कर रही है, यानी जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में से विभक्त कर दिया गया। यानी ये तो हो गया शुष्क क्षेत्र और ये बीच वाला रह गया अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसमें हम चर्चा करते हैं कौन कौन से भाग आते हैं। तो इसमें भाग आते हैं हमारे उत्तर में होता है घग्गर प्रदेश, फिर नीचे चलते हैं तो आ जाता है शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसी। और बात करते हैं शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में आ जाता है बालू का मुक्त क्षेत्र, यानी यहाँ पे बालू के जो टीले हैं वो कम देखने को मिलते हैं, यानी बालू से मुक्त प्रदेश है। यहाँ पे कुछ पठारी क्षेत्र भी है ये। तो उपभाग कौन कौन से हो गए इसके? घग्गर क्षेत्र, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसी। बात करते हैं इसके बाद में हम अरावली की। तो अरावली में भी देखो, अरावली के भी 3 खंड कर दिए गए हैं। जो अरावली क्षेत्र है इसके भी 3 खंड किए गए हैं, इसमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और साउथ अरावली। उत्तरी अरावली में जो हमारी सीकर है, जयपुर है, अलवर है, वो झुंझुनू है, ये क्षेत्र आ जाते हैं। मध्य अरावली में अजमेर है, राजसमंद क्षेत्र है, कुछ ये क्षेत्र आ जाते हैं, पाली वगैरह है। दक्षिण की बात करते हैं, सिरोही है, जालोर है, ये क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। बात करते हैं हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र की। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के भी कई उपखंड किए गए हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा पूर्वी मैदानी खंड। इसमें क्या है, ऊपर तो है बाणगंगा बेसिन। जो बाणगंगा जो नदी है जयपुर से निकल के डायरेक्ट यमुना में मिलती है, यानी सीधी यमुना में मिलती है, किसी की सहायता नहीं लेती है, यानी बनास चंबल वगैरह में नहीं मिलती है।
बनास जो नदी बहती है उस क्षेत्र को कह दिया गया है बनास बेसिन। और जो नीचे 56 बेसिन, जो 56 नदी नालों का समूह है, जहाँ पे हम माही नदी की बात करते हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा आ गया? 56 बेसिन का क्षेत्र आ गया। ये हमारी उपभागों की बात हो गई, किसके? मैदानी क्षेत्र की। बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर क्या है कि हाड़ौती का जो क्षेत्र ये रहा, इसमें है दक्षिण पूर्वी पठार का दक्षिण पूर्वी पठार, यानी यहाँ पर जो ये पठार क्षेत्र, वहाँ पे एक तरह की समानता देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। राजस्थान राज्य 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य के मरु प्रदेश में राजस्थान के 12 जिले आते हैं, यानी राजस्थान के जो 61% भूभाग है उसमें राजस्थान के 12 जिले आते हैं, जिनमें राज्य का लगभग क्षेत्रफल 2/3 भाग पर विस्तृत है। यानी जो 61% जो भूभाग है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का, वो संपूर्ण राजस्थान का 2/3 भाग विस्तृत है या 2/3 भाग रखता है। इसके अंतर्गत राज्य में बाड़मेर है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले पूर्ण मरुस्थलीय, ये तो है पूर्ण मरुस्थलीय। बात करते हैं जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले, ये जिले के अर्ध मरुस्थलीय, यानी इसमें जो बालू का क्षेत्र है वो इनकी जो पूर्ण मरुस्थलीय है उनके मुकाबले आधी मिलती है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया अर्ध मरुस्थलीय जिले। बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में मरु प्रदेश राजस्थान के लगभग 61% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह विश्व का सबसे घनी आबादी एवं सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी कि जो राजस्थान का जो थारका मरुस्थल है, जहाँ पर 61% भूभाग रखता है राजस्थान का, जिसमें राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, वो पूरे विश्व के जितने भी मरुस्थल है उनके मुकाबले सर्वाधिक जैव विविधताएँ मिलती है और सबसे घनी आबादी भी यहाँ देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं, और ये क्वेश्चन अधिक बार पूछा भी गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता रखने वाला मरुस्थल कौन सा है या सर्वाधिक सघन जनसंख्या रखने वाला मरुस्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है? थारका मरुस्थल है। मरुस्थलीय प्रदेश कम वर्षा वाले क्षेत्र पर फैला बालू का विशाल क्षेत्र है। यानी जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय जो प्रदेश है, वो कम वर्षा वाले क्षेत्र पर फैला बालू का विशाल क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि जो बालू का जो क्षेत्र है उसमें वर्षा कम होने से जो मिट्टी है वो उतनी उपजाऊ नहीं बन पाती है और धीरे धीरे वो मरुस्थलीकरण में रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पे वर्षा हमारे को कम देखने को मिलती है। बात करते हैं मरुस्थल का उद्भव, यानी जो अपने मरुस्थल थारका मरुस्थल है ये कब से बनना प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं पर्मो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान पर विस्तृत समुद्र था। बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी मरुस्थल है राजस्थान का, वहाँ पर पर्मो कार्बोनिफेरस काल में एक विशाल समुद्र था। जूरेसिक और क्रिटेशियस और इयोशीन भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। यानी कि इन जो ये युग गए थे, जूरेसिक है, क्रिटेशियस है, इरोशियन भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र क्या है? समुद्र के नीचे था और धीरे धीरे यहाँ से समुद्र खिसकने लगा। और तत्पश्चात प्लीस्टोसीन काल, यानी कि ये काल है जिनकी चर्चा हम इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। प्लीस्टोसीन काल में यहाँ मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि यहाँ पे जो मरुस्थल है थारका मरुस्थल, यहाँ पे मनुष्य का निवास होना कब से प्रारंभ हुआ? प्लीस्टोसीन काल से, जो क्रम से विस्तृत होता गया और मानवीय क्रियाकलापों, अतिचारण है, निर्विकरण है, मर्दा है, जल का अनुचित प्रबंधन है, ने इस मरुस्थल क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो बात करते हैं कि मरुस्थलीकरण रूप में भूमिका बदलना, उसके लिए कौन कौन सी क्रियाकलाप होते हैं? उनमें मानवीय क्रियाकलाप, यानी मानव द्वारा अतिचारण है, निर्विकरण है, मर्दा है, जल का अनुचित प्रबंधन है, इन सब ये कारणों से ही मरुस्थलीकरण का क्या होता है? प्रसार होता है।
मानवीय क्रियाकलापों ने इस मरुस्थलीकरण क्षेत्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यानी कि जो मानव है वो ही इस मरुस्थलीकरण का क्या है, जिम्मेदार है। बात करते हैं प्राकृतिक स्वरूप की। यहाँ इयोसीन प्लीस्टोसीन काल के प्रारंभ तक समुद्र था, जिसके अवशेष विभिन्न चट्टानी समूहों में पाए जाते हैं। यहाँ बालूका और चूने के पत्थर के सेल हैं। यहाँ पे बालूका और चूने के जो पत्थर हैं उनके सेल हैं, जिनका उपयोग स्थानीय इमारती पत्थर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो समुद्र थे उनके जो अवशेष है वो चट्टानी रूप में पाए जाते हैं, जिसे अभी इमारती पत्थर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं विस्तार एवं स्थिति की। यह विशाल मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी वाला भाग है। यानी कि जो अफ्रीका का जो मरुस्थल है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है, उसी का पूर्वी भाग माना जाता है। किसको? थार का मरुस्थल को। भारत में पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्य में विस्तृत है। भारत में स्थित मरुस्थल का लगभग 61.11% क्षेत्र राजस्थान में विद्यमान है। यानी भारत में स्थित जो मरुस्थल है उसका लगभग 61.11% क्षेत्र राजस्थान में विद्यमान है। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। ये कैसा है? विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश, यानी अपनी एक अलग विशेष छाप रखता है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल को राज्य में थली के नाम से जाना जाता है। जो थार मरुस्थल है उसको राजस्थान में थली के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा तथा उपोष्ण दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक में से 85 राजस्थान में स्थित है। यानी कि भारत देश के जो 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं उनमें से 85 जो है राजस्थान में स्थित है। इनमें DPP कार्यक्रम चल रहा है। यानी कि जो जितने 142 डेजर्ट ब्लॉक घोषित किए गए हैं उनमें DPP कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। हम बात कर सकते हैं कि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है, ये इसका ढाल है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 640 किलोमीटर लंबा, पश्चिम से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व जो इसका ढाल है उसी के अनुसार 640 किलोमीटर तो लंबा है और पूर्व से पश्चिम की ओर 300 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। क्या है? थार का मरुस्थल है। जो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वैसे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन है। यानी कि जो मरुस्थल है इसी के मध्य में भारत और पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ लाइन है, वो स्थित है। जिसकी लंबाई कितनी देखी थी हमने पहले? 1070 किलोमीटर। तथा पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर यानी 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा व महान भारतीय जल विभाजक द्वारा अंकित है। यानी कि भारत की जो ये राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से विभाजक है। ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो भारत के विभाजन की नहीं, भारत के विभाजन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है तो यहाँ पर भी क्या जो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो भारत द्वारा भी निर्धारित है। क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, ये हमारे भारत ज्योग्राफी में भी आएगा। थार मरुस्थल को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी थार के मरुस्थल को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो थार का मरुस्थल है उसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। बात करते हैं पहले उपभाग की। पहला है महान मरुभूमि।
ग्रेट डेजर्ट यानी कि शुष्क प्रदेश, यह भारत पाक सीमा के सारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है। यह भूभाग बालू के स्तूपों से ढकी है, यानी जो भूमि है वो वर्षा कम होने से बालू से ढकी हुई है। सहारा में ऐसे मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है, यानी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे, उसे सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका का है, वहाँ पर ऐसे टीलों को क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। यह राज्य का शुष्कतम भाग है, यानी कि जो राजस्थान, ये अपने राजस्थान राज्य है, इसका शुष्कतम भाग है। बात करते हैं इसकी, तो ये जो क्षेत्र आता है अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे, ये क्षेत्र क्या है, महान मरुभूमि है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा है 20 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। तो इसे क्या नाम दे दिया गया, महान मरुभूमि। इस महान मरुभूमि में जो टीले हैं, इनको अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल, उसमें क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। बात करते हैं चट्टानी मरुस्थल की, रॉक डेजर्ट। यह जो मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल है, वह है बाड़मेर, जैसलमेर, जिसमें जैसलमेर का 2 क्षेत्र, पोखरण और रामगढ़, तब बीकानेर के मध्य विस्तृत चट्टानों के रूप में विस्तृत है, यानी बीकानेर के मध्य विस्तृत चट्टानों के रूप में विस्तृत है। सहारा में ऐसे मरुस्थल को हमादा, यानी कि उनको तो क्या कहा गया, जो महान मरुभूमि, उनको क्या कहा गया था, इर्ग। और जो चट्टानी भूमि है, उसे सहारा मरुस्थल में क्या कहा गया, हमादा कहा गया। यह बालू मुक्त प्रदेश है, जो हमने अभी पहले देखा था। बात हम एक बार और देख लेते हैं इसको। तो हमने मैप के अंदर देखा था बालू मुक्त प्रदेश, ये रहा, ये था बालू मुक्त प्रदेश। जिसे बालू मुक्त प्रदेश, जहाँ चट्टानी क्षेत्र देखने को मिलता है, उसे क्या कहा जाता है, हमादा कहा जाता है सहारा मरुस्थल में। तीसरा आता है पथरीला मरुस्थल। यह जैसलमेर के रुद्रवा रामगढ़ क्षेत्र में पत्थरों के रूप में फैला हुआ है, यानी जो पथरीला जो मरुस्थल है, स्टोन डेजर्ट, जो रुद्रवा और रामगढ़ क्षेत्र में पत्थरों के रूप में फैला हुआ है। सहारा में ऐसे मरुस्थल को क्या कहा जाता है, रेंग कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पथरीला मरुस्थल को सहारा मरुस्थल में क्या नाम दिया गया है, रेक। और जो चट्टानी मरुस्थल मिला था, उसे क्या कहा गया था, हमादा। और जो महामरुस्थल मिला था, उसे क्या कहा गया था, इर्ग। ये 3 बातें हमारे को याद रखनी है कि महान मरुभूमि जहाँ पे टीले मिलते हैं उनको इर्ग, और जो चट्टानी प्रदेश थे उसको हमादा, और जो पथरीला जो मरुस्थल मिला था उसको क्या कहा गया, रुद्रवा और रामगढ़ क्षेत्र में जो पथरीला क्षेत्र मिला उसको क्या कहा गया है, रेंग कहा गया है। बात करते हैं लघु मरुस्थल की। यह प्रदेश चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ के रण से प्रारंभ होकर बीकानेर के महामरुभूमि तक, कहाँ तक है, चट्टानी प्रदेश के पूर्व में। जो हमने चट्टानी मरुस्थल, पहले महामरुस्थल देखा था, फिर चट्टानी देखा था, फिर बालू मुक्त देखा था। तो जो चट्टानी प्रदेश था उसके पूर्व में कच्छ के रण से प्रारंभ होकर बीकानेर के सहारे मरुभूमि तक विस्तृत है। यहाँ बालू के स्तूपों के मध्य कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसे वर्षा का जल भर जाता है, जिसे रन कहा जाता है। यानी जो अस्थायी जो जल भर जाता है उसे क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है। बात करते हैं शुष्कता के आधार पर विभाजन की, यानी शुष्कता के आधार पर विभाजन की बात करते हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान का विभाजन शुष्कता के आधार पर 2 मुख्य उप इकाइयों में किया जा सकता है। पहला है रेतीला शुष्क मैदान, सैंडी एरिड प्लेन। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के पूर्व में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक विस्तृत है। यानी जो रेतीला शुष्क मैदान है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमने देखी थी 1070 किलोमीटर जो रेड क्लिफ लाइन थी, इसके पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक विस्तृत है। इसका ढाल पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी जो इसका ढाल है पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में, यानी कि जो रेतीला शुष्क मैदान है उसका ढाल किधर है, पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसमें
जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर जिले आते हैं। वह जोधपुर और चूरू जिले के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तो पूर्ण आते हैं, लेकिन जोधपुर और जो चूरू जिला है वो उनके क्या आते हैं, पश्चिमी भाग शामिल है। इस प्रदेश में सर्वत्र बालू के स्तूपों का विस्तार है। यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या है, बालू के स्तूपों का विस्तार है। यानी बालू के स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। उनकी आकृतियाँ कैसी, हम आगे बात करेंगे। कुछ क्षेत्रों में जैसे पोखरण है, जैसलमेर है, रामगढ़ में चट्टानी संरचना देखने को मिलती है। कहाँ पे? पोखरण और जैसलमेर, रामगढ़ में चट्टानी संरचना देखने को मिलती है। बात करते हैं धरातलीय विविधताओं के आधार पर इस प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया। यानी धरातल की जो विविधता है उसके आधार पुनः जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहले हम बात कर लेते हैं बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि बालू के स्तूपों से, बालू के जो स्तूप हैं वो बने हुए हैं। बालू के स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, सैंडी डेंस एरिया। बात करते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, जो 59 से 60% भूभाग बालू के स्तूपों से आच्छादित है। यानी कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान का 59 से 60% भाग बालू के स्तूपों से, यानी बालू के स्तूप बने हुए हैं, से आच्छादित है। यह क्षेत्र कच्छ से पंजाब तक सीमा के सहारे है। यानी कि जो कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ से लेकर पंजाब की सीमा के सहारे। इस क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल, यानी महान भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में मेकी 1979 में निम्न प्रकार से बालू को स्तूप बताए हैं। किसने बताए हैं? मेकी ने। कौन कौन से बताए हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, पहले रहा बरखान, दूसरा है सीप। अब इनमें देखो क्या है, जो बरखान है उसका जो पवन इधर से इधर चल रही है, तो इनका ये ढाल तो है सामान्य, और ये ढाल क्या होगा, तीव्र होगा बरखान का। यानी कि जो हवा के सम्मुख है, यानी जो हवा के सामने वाला ये भाग है, ये तो रहेगा सामान्य, और इसके जो विपरीत ढाल है ये रहेगा तीव्र। ये तो है बरखान। सीप की भी आकृति ऐसी रहेगी, लेकिन सीप की आकृति इतनी गोलाई में नहीं रहेगी। हवा चल रही है तो हवा के सम्मुख वाला ढाल तो निम्न रहेगा, लेकिन उधर वाला जो हवा के विमुख ढाल है वो तीव्र रहेगा। लेकिन इनकी आकृति क्या है, इतनी घुमाई वाली ना होकर के सीधी रहेगी। इनकी आकृति बरखान जितनी घुमाई न रहकर क्या होगी, सीधी होगी। बात करते हैं पैराबोलिक की। अब पैराबोलिक में क्या होता है, जो बरखान था उसके विपरीत उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा कि जैसे हवा इधर चल रही है तो इनके हवा के मुख वाला ढाल कैसा रहेगा, सामान्य, और विमुख वाला ढाल कैसा रहेगा, तीव्र रहेगा। लेकिन जो ये पैराबोलिक है इनकी आकृति बरखान से उल्टी रहेगी। जो बरखान है उनकी हवा के, जैसे हवा चल रही आगे बढ़ रही उसी तरफ उनके बालू के स्तूपों के दोनों किनारे निकल जाएंगी। लेकिन पैराबोलिक में क्या होता है कि दोनों किनारे अपनी सीमा पर रहेंगे, बीच वाला हिस्सा आगे बढ़ जाएगा। यह है पैराबोलिक। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ क्या होता है कि जो बालू का जो ढेर है वो हवा के सम्मुख बना रहेगा। अनुप्रस्थ यानी कि जैसे हवा इधर से इधर चल रही है, तो ये बालू का स्तूप वो ऐसे बनेगा, इसके सामने बनेगा। बात करते हैं अनुदैर्ध्य की। हवा इधर से इधर चल रही है, तो इसमें क्या हुआ, वो तो अनुप्रस्थ यानी उनके, हम बोलते हैं मारवाड़ी में आडा था। और हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य की, तो ये हवा के सम्मुख लंबे बनेंगे। हवा के सम्मुख क्या बनेंगे, जैसे मान लो कि अभी अनुप्रस्थ तो कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था, हवा चल रही है इसके सामने ऐसे बन रहा था। और जो अनुदैर्ध्य है वो क्या बनेगा, जैसे हवा इधर चल रही तो ऐसे लंबे बन जाएंगे, बीच में से रास्ता हो जाएगा, जिसे कारवा भी कहा जाता है, जिससे ऊँटों के काफिले गुजरते हैं। तो ये क्या हो गया, अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ हो गए हवा के सम्मुख। बात करते हैं पैराबोलिक की, तो ये हो जाते हैं
इनमें क्या होता है कि जो वो बालू का ढेर है उनके दोनों किनारे अपनी जगह रहते हैं, बीच वाला हिस्सा आगे बढ़ जाता है। बात करते हैं बरखान की, जिसमें बीच वाला हिस्सा अपनी जगह रहता है और किनारे आगे निकल जाते हैं। बात करते हैं सीप की, तो ये सीप मछली के आकार के से हो जाते हैं क्योंकि ये एक किनारे इनका ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हो गई हमारी बालू की स्तूपों की बात। बालू के टेबों के विभिन्न रूप तीर द्वारा वायु दिशा का चित्रण है, जो हमने अभी देखा था कि वायु इधर से इधर चल रही है। अनुदैर्य, पहला है अनुदैर्य पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप। दूसरे है बरखान या बड़छान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वायु दिशा के लंबवत। फिर बात करते हैं तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप में क्या होता है कि हवा क्या है एक दिशा में न चलकर विभिन्न दिशाओं से चलती है। अब जैसे मान ली इधर से हवा आई तो दोनों किनारे अपनी जगह, ये आगे चल आगे मिट्टी आ गई बीच वाली, इधर से हवा चली दोनों किनारे अपनी जगह, बीच वाली मिट्टी आ गई, तो ऐसे करके इसकी आकृति किसी हो जाएगी, तारे के रूप में हो जाएगी। फिर बात करें पैराबोलिक बालू का स्तूप, जो हमारी बात होगी। नेटवर्क बालू का स्तूप, ये भी एक लंबवत आकार का बालू का स्तूप रहेगा। बात करते हैं बरखोनाइट्स व बरखान, उनकी आकृति भी वैसी रहेगी। अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोध क्या होता है, जिस दिशा से जो हवा चल रही है, इधर से हवा चल रही है, इसके विरोध के अंदर, इसके सामने जो है विरोधी रूप में यहाँ पे क्या होगा, बालू का स्तूप बनेगा। सब्र काफिज बालू का स्तूप, जो सब्र काफिजा बालू का स्तूप है, वो भी जो हवा जैसे चल रही है उसी के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनता जाएगा। फिर करते हैं बालू मुक्त प्रदेश 2 नंबर पे। पहला आता बालू युक्त, अब है बालू मुक्त। सैंडी डेंस फ्री एरिया, यह महान मरुस्थल के पूर्व में जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पे है, जैसलमेर जिले में स्थित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 40 से 41% भाग पर ये स्थित है। यहाँ पर बालू के स्तूपों का पूर्ण अभाव, यानी बालू के जो स्तूप वहाँ का यहाँ पर क्या है, उनका अभाव, यानी कि यहाँ बालू मुक्त प्रदेश से बालू के टीले नहीं मिलते। जैसलमेर नगर के दक्षिण में स्थित आकलवुड फेस्टिवल पार्क इनका विशिष्ट उदाहरण है। इस प्रदेश के औषधि शैल समूह में भूगर्भिक जल का अच्छा भंडार पाया जाता है, जिसे लाटी श्री क्षेत्र कहा जाता है। यानी जो औषधि चट्टानें हैं वहाँ पर भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया गया, जिसे लाटी श्री क्षेत्र कहा जाता है, जिसका अनूठा उदाहरण है। इसी प्रकार इस टर्शियरी कालीन औषधि चट्टानों में तेल और गैस के भंडार भी पाए गए हैं। इन औषधि चट्टानें वहाँ पर तेल और गैस के भंडार भी पाए गए हैं या प्राप्त हुए हैं। अगली बात करते हैं अर्धशुष्क मैदान या बांगर प्रदेश। अरावली पर्वत एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य यह क्षेत्र स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में लूनी नदी जल प्रवाह क्षेत्र में यह मैदान अवस्थित है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा रेतीली मरुभूमि व अर्धशुष्क मैदानों को विभाजित करती है। बांगड़ को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और गग्रा प्रदेश, जो हमने अभी पहले मैप में भी देखा था। यानी इनको क्या है, उप भागों में और विभाजित कर दिया। अर्धशुष्क, यानी पहला था शुष्क, फिर था अर्धशुष्क। शुष्क में 2 थे, बालू युक्त प्रदेश और बालू मुक्त प्रदेश। फिर 2 नंबर पे आ गया अर्धशुष्क मैदान या बांगर प्रदेश। इसका जो विस्तार है वो जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला यहाँ से लेके जो शुष्क और अर्धशुष्क जो प्रदेश है उन दोनों के बीच 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। और यहाँ पे तो आ गया शुष्क, यहाँ पे आ गया अर्धशुष्क। जो ये क्षेत्र है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें 4 भाग बांटे गए थे। लूनी बेसिन है, शेखावाटी प्रदेश है, नागौर उच्च भूमि और गग्गर प्रदेश है। पहले हम करते हैं गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन की बात। यह बेसिन 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच अरावली के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह
एक नदी निर्मित अर्धशुष्क प्रदेश है जिसे लूनी बेसिन कहा जाता है। इस क्षेत्र में पाली है, जालोर है, सिरोही, जोधपुर, नागौर के दक्षिणी भागों तक विस्तृत है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। लूनी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, यानी कि पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है। लूनी व उसकी सहायक नदियां लीलड़ी है, सूकड़ी, जवाई, जोंजरी, पांडी के बहाव क्षेत्र में जलोढ़ मैदान है। बात करते हैं हम लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके लगभग 95 से लेके 99% तक इनकी सहायक नदियों के पीछे ई लगेगा, ये इसकी एक ट्रिक है। हालांकि ई और में भी लगेगा, लेकिन जो लूनी नदी है स्वयं के भी ई है और सहायक नदियों के भी सबके ई की मात्रा लगेगी। जैसे लूनी ई लग गया, सहायक नदी में हम देख रहे हैं लीलड़ी है, सूकड़ी है, जवाई, जोंजरी, बांडी, इन सब के बड़ी हो चाहे छोटी ई की मात्रा लग रही है। इस क्षेत्र में पचपदरा मुख्य खारे पानी की जो पचपदरा है मुख्य खारे पानी क्षेत्र है। तो पचपदरा क्षेत्र कहाँ पे है? बाड़मेर में है। जालोर में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ, यानी कि जो ग्रेनाइट सिटी हम जालोर को भी कहते हैं, जहाँ पे ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ है। मालानी रायलसीला की पहाड़ियाँ गुंबदाकार व इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती है, यानी कि जो मालानी रायोलाइट की जो पहाड़ियाँ हैं वो गुंबदाकार व इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती है। बात करते हैं आंतरिक जल प्रवाह या शेखावाटी प्रदेश, इसे बागर के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सीमा गगर मैदान, पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा जो है, राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी नदी के बेसिन के उत्तर में शेखावाटी प्रदेश, जिसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है। किसमें है? शेखावाटी प्रदेश में। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त या रन है, यानी कि खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें हम बात करते हैं डेगाना है, सुजानगढ़ है, तालछापर है, परिहारा है, कुचामन है आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ ज़्यादातर बर्फखान या अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। कैसे? अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। यानी कि जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, यहाँ पर कच्चे व पक्के कुओं का जो जल प्राप्ति हेतु निर्माण किया जाता है उन्हें जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी कौन सी है? कांतली है। यानी कि जो शेखावाटी प्रदेश है यहाँ पर वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी कौन सी है? कांतली है। और बात करते हैं पश्चिम मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? तो लूनी नदी की बात करते हैं। और यहाँ पे अनेक ये खारे पानी की झीलें हैं। इस क्षेत्र में चूरू व बीकानेर जिले ऐसे जिनमें कोई नदी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे कौन सी जिले हैं जहाँ पे एक भी नदी नहीं है, तो वो कौन सा है? चूरू और बीकानेर, जहाँ पे कोई नदी नहीं है। बात करते हैं नागौर उच्च भूमि की। लूनी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई वाली नागौर उच्च भूमि स्थित है। यह प्रदेश बंजर व रेतीला है। यह प्रदेश कैसा है? बंजर व रेतीला है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है। प्रोफेसर एच एस शर्मा के अनुसार इस झीलों को कुछ लेखकों ने 33 सागर के अवशिष्ट भाग बताए, यानी कुछ लेखकों ने जो ये सोडियम नमक से युक्त जो क्षेत्र है, जो मिट्टी है, उसको 33 सागर से अपशिष्ट भाग भी बताया है, जो एक गलत कथन तथ्य है। क्योंकि समुद्र जल में मैग्नीशियम होता है, क्योंकि समुद्री जल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, सोडियम की मात्रा नहीं होती है, कम होती है। मैग्नीशियम सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि इन झीलों के पानी में इस तत्व की कमी है। इनमें नमक की उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस्ट नमकीय चट्टानें हैं। यानी कौन सी है? माइकासिस्ट नमकीय चट्टानें हैं, जिनमें जो केशिका क्रिया होती है, जिसे कहा जाए केशाकर्षण पद्धति,
जो केशिका क्रिया होती है जिसे नीचे से ऊपर की ओर जलाता है। केशाकर्षण पद्धति से नमक सतह पर आता है, तत्पश्चात वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनता है। परिणाम स्वरूप नमक की मात्रा इन आंतरिक प्रवाह की झीलों में उत्पन्न हो जाती है और इन झीलों में निरंतर नमक की मात्रा बढ़ती जाती है या बढ़ रही है। इस प्रकार पूर्व में जो स्वच्छ पानी की झीलें सांबर झील थी, अब वह नमकीन झील हो गई, यानी खारे पानी की झील हो गई है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। जो खारे पानी की झीलें वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि पूरी मैदान और पश्चिमी जो थार का मरुस्थल थे वो तैतीस सागर के अवशेष हमें देखने को मिले थे। पहले जो गोंडवाना क्षेत्र था उसका हमें अवशेष कौन सा मिला था? अरावली मिला था। बात करते हैं घग्गर मैदान की। इस मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक, सरस्वती, चेतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। घग्गर, जिसे नाली का मैदान, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में लगभग 75% भाग में विस्तृत है। कालांतर में नम एवं आर्द्र जलवायु के परिवर्तन के फलस्वरूप यह भाग शुष्क जलवायु में परिवर्तित हो गया है। परिणाम स्वरूप नदियां प्राय लुप्त होती चली गई। घग्गर एक ऐसी प्रकार की मृत नदी है जिसे डेथ रिवर कहा जाता है, क्योंकि इसका अपवाह तल स्पष्ट है, यानी जो नदियां पहले प्रवाहित होती थी उनका जो तल है वो स्पष्ट देखने को मिलता है, जिसे मृत नदी अब कहा गया है, यानी अब नहीं बनने के कारण। इस नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। अब पुनः गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर के कारण हरियाली युक्त कृषि क्षेत्र बन गया, यानी कि गंगा नहर आने से जो गंगानगर था वो हरियाली युक्त क्षेत्र बन गया है। किंतु क्षारीय अम्लीयता, अब जब उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ गई? क्षारीयता, अम्लता, सेम की समस्या, जल भराव की समस्या और मरुस्थलीकरण की समस्या। सेम की समस्या क्या होती है कि अधिक पानी के उपयोग करने से जो वहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली नुमा हो गई है, ये होती है सेम की समस्या। समस्या क्षेत्र घर्षित है, इसमें पर्यावरणीय संकट खड़ा हो गया है जो एक विचारणीय विषय, यानी कि वो है कि जल की आवश्यकता होने से, उसका अत्यधिक दोहन होने से सेम की समस्याएं हैं, अम्लीयता के शारीरिक समस्या सामने आ गई है। बात करते हैं मरुस्थल का महत्व। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। सबसे अधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियंत्रित करता है, यानी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो ऋतु चक्र को ऐसे नियंत्रित करता है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। निम्न वायुदाब का केंद्र बनने से हवाएं क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, जिससे मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है। ग्रीष्म ऋतु में इसी क्षेत्र में न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित होता है और फलस्वरूप सागरों से इस ओर मानसूनी हवाओं का चलना शुरू हो जाता है। मरुस्थल की ओर बढ़ती मानसूनी हवाएं प्रदेश के अन्य भागों में वर्षा करती हुई जब यहाँ तक पहुँचती है तो इनमें कम नमी रह जाती है और अलग वर्षा हो जाती है, यानी कि जब निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और जब समुद्र से जो हवाएं चल के आती है तो वो राजस्थान के इस पश्चिमी क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते उनमें जो नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिससे वर्षा कैसी होती है? अल्प होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करने में इन मरुस्थलों की उपस्थिति अत्यंत महत्व की है, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें मानसून को आकर्षित करने में थार के मरुस्थल की उपस्थिति अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पाए जाने वाली घास में शीवण एवं तुरडिगम प्रमुख है, यानी जिसे हम श्यवण भी कहते हैं, धामण भी कहते हैं, मुरीद भी कहते हैं, ये अन्य घासें भी यहाँ पे पाई जाती है। और प्रमुख कौन से? शीवन और तुरडिगम, यानी इसे श्यवण भी कहा जाता है शीवन को। यहाँ वायुड मिट्टियाँ है, यानी कि वायु द्वारा उड़ाई जाने वाली मिट्टियाँ, जिसे कहा जाता है वायुड, यानी जो मिट्टियाँ वायु द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है उनको कहा जाता है वायुड मिट्टियाँ। अब बात करते हैं मरुस्थलीकरण की समस्या एवं समाधान। पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992 के अनुसार मरुस्थलीकरण एक प्रक्रम है जो जलवायु के उतार चढ़ाव, मानवीय क्रियाओं और जैवीय क्रियाओं द्वारा शुष्क है और उपाद्र क्षेत्रों में बढ़ता है। इसको वापस देखते हैं एक बार
कि मरुस्थलीकरण की समस्या एवं समाधान। पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992 में के अनुसार मरुस्थलीकरण एक प्रक्रम है, यानी कि एक प्रक्रिया है चलने वाली, जो जलवायु के उतार चढ़ाव, मानवीय क्रियाकलापों और जैव क्रियाओं द्वारा शुष्क, अर्धशुष्क और उपादेय क्षेत्रों में बढ़ता है। यानी कि जो मानवीय जो क्रियाकलाप है उससे जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। बात करते हैं मरुस्थलीकरण के कारण। सर्वे में पाया गया कि 44.42% मरुस्थलीकरण वायु से, 11.20% जल से और 6.25% वनस्पति विनाश से और 1% लवणीयता की प्रक्रिया से और शेष जल प्लावन व अन्य मानवीय कारणों से हुआ है। किसका? मरुस्थलीकरण का विस्तार कह सकते हैं, मरुस्थलीकरण बनना कह सकते हैं। उसका किससे हुआ है कि 44.42% तो वायु से, यानी वायु द्वारा क्या है कि उपजाऊ मिट्टी को भी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है या वहाँ की जो मिट्टी है वो वायु द्वारा उड़ाकर उपजाऊ भूमि पे गिरा देने से उपजाऊ भूमि भी कैसी हो जाती है? मरुस्थलीकरण हो जाती है। और जल द्वारा 11.20% जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है वो जल से मिल रहा है, 6.25% वनस्पति विनाश से मिल रहा है और 1% लवणीयता की प्रक्रिया यानी कि खारेपन से हो रहा है और शेष जल प्लावन व अन्य मानवीय क्रियाओं से हो रहा है। बात करते हैं इनके निदान व उपाय की। पहला है शुष्क कृषि प्रणाली की तकनीकी का विकास करना चाहिए, यानी कि शुष्क कृषि यानी कि ऐसी कृषि का विकास करना चाहिए जिसमें शुष्कता में उसकी पैदावार की जा सके। दूसरा, सिंचाई साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन प्रयोग, यानी जो सिंचाई के जो साधन है हमारे पास में उसका विवेकपूर्ण ढंग से संतुलित प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात करें जल का विदोहन, यानी जल का ज़्यादा बहाव या ज़्यादा उपयोग कम से कम, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना ही जल का उपयोग करें। उपयोग एवं प्रबंधन संतुलित हो, यानी कि जो हमारे पास जल है उसका अच्छी तरह से प्रबंधन और अच्छी तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। बात आती है चारागाहों के ऊपर दबाव कम करें, यानी कि जो जितने भी चारागाह जो घास उगती है उसको उस पर जो दबाव बना हुआ है पशुओं का वो कम करें, क्योंकि पशु द्वारा हरी घास जो उगती है उसको खा जाते हैं तो उससे जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है? खुल जाती है, बंद भी नहीं रह पाती है, उसके एक एक कण हो जाते हैं और पशुओं द्वारा खुरों से मिट्टी के छोटे छोटे कण विभक्त होते रहते हैं। इस प्रकार चराई को क्षमता अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में चराई की जा रही है उसको क्षमता अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने सघन वृक्षारोपण यानी क्या क्या कार्यक्रम है? सघन वृक्षारोपण, शेल्टर बेल्ट कार्यक्रम, बालू के स्तूपों के बीच वृक्षारोपण, भूमि की नमी का संरक्षण, उद्यानिकी एवं सामाजिक विकास के साथ साथ ही शहरी बसावट को पारिस्थितिकी के अनुकूल करना होगा, तब जाकर नियंत्रण हो पाएगा, न कि समाप्ति। यानी कि इतने हम उपाय वृक्षारोपण करने के बाद है, शेल्टर बेल्ट कार्यक्रम है, बालू के स्तूपों के बीच वृक्षारोपण है, भूमि की नमी का संरक्षण है, उद्यानिकी एवं सामाजिक विकास के साथ साथ ही शहरी बसावट को पारिस्थितिकी के अनुकूल करना होगा। इतने काम होने के बाद क्या होता है कि मरुस्थलीकरण को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे बल्कि समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी बात हुई थी आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश में एक पार्ट पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, जिसकी हमारी चर्चा कंप्लीट हो गई है। हम कल बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम सा।